हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो आज ज्योग्राफी की नई क्लास लेके आए हैं। टॉपिक है भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश में देखते हैं जो उत्तराखंड में जो भौतिक प्रदेश है उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेशों को 5 भाग में बांटा जाता है। उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेशों को 5 भाग में बांटा जाता है। कौन से? एक है मैदानी क्षेत्र, और दूसरा है तराई एवं भावर क्षेत्र, तीसरा है शिवालिक श्रेणी, चौथा है मध्य हिमालय और पांचवा है महाहिमालय। तो ये 5 भौतिक उच्चावच के आधार 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। एक मैदानी क्षेत्र हो गया, तराई भावर क्षेत्र हो गया, शिवालिक श्रेणी हो गया, मध्य हिमालय हो गया और महाहिमालय हो गया। तो इसमें देखते हैं हम जो ये क्षेत्र पड़ता है, ये मैदानी क्षेत्र पड़ता है, जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर का क्षेत्र पड़ता है, ये पड़ता है मैदानी क्षेत्र। तो ये मैदानी क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र। और इसके बाद जो ये एरिया पड़ता है, ये पड़ता है तराई एवं भावर क्षेत्र, तराई एवं भावर क्षेत्र। इसके बाद ये पड़ती है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। फिर ये पड़ता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। तो इसके ऊपर ये पड़ता है, ये जो ये रहता है ऊपर, ये महाहिमालय, महाहिमालय। ये मध्य हिमालय, जो ये मध्य हिमालय के पहाड़ होते हैं, ये ऐसे होते हैं, इसकी काउंटिंग की जा सकती है और इसकी काउंटिंग की जा सकती है। ये शिवालिक श्रेणी ये पहाड़ है और एक तराई भावर क्षेत्र है। तो सबसे पहले इसमें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैदानी क्षेत्र देखेंगे, फिर तराई भावर क्षेत्र, फिर शिवालिक श्रेणी, मध्य हिमालय और महाहिमालय। महाहिमालय में देखेंगे तो महाहिमालय में हम जो दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे वो देखेंगे, पर्वत देखेंगे इसमें, और कौन देखेंगे? ग्लेशियर। इसमें ग्लेशियर भी इसमें पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं मैदानी क्षेत्र। सबसे पहले देखते हैं मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र देखते हैं। मैदानी क्षेत्र किसे कहते हैं? जो नदियों द्वारा लाई जाती है, जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, उसके द्वारा जो निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? मैदानी क्षेत्र। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, इसको दोमट मिट्टी बोलते हैं। दोमट जलोढ़ मिट्टी से बने क्षेत्र मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं, मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं। जो ये क्षेत्र होते हैं, ये क्षेत्र ये कृषि पर्पज से उपजाऊ होते हैं, कृषि के लिए उपजाऊ माने जाते हैं, उपजाऊ। ठीक। और जो ये क्षेत्र मैदानी क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट एंड उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ये 2 जिलों में पाए जाते हैं मैदानी क्षेत्र उत्तराखंड में, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में। नदी द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, इससे बनने वाले क्षेत्र हैं, जिनको क्या बोलते हैं? जिनको बोलते हैं मैदानी क्षेत्र। और ये जो है कृषि के लिए सबसे उपजाऊ होते हैं, ये जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और इसके बाद देखते हैं सेकंड अब तराई और भावर का क्षेत्र। इसके बाद देखते हैं तराई एवं भावर क्षेत्र। तराई एवं भावर क्षेत्र। तराई भावर क्षेत्र देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे इसमें
जो ये ऊपर रेंज होती है किसकी, शिवालिक की रेंज होती है, ठीक। और नीचे किसकी रेंज, ये शिवालिक की रेंज है, ये होगी शिवालिक, शिवालिक की रेंज हो गई। और ये क्या होगा, मैदानी क्षेत्र हो गया, ये मैदानी क्षेत्र हो गया। इसके बीच में पाया जाता तराई और भावर क्षेत्र, इसी के बीच में पाया जाता तराई और भावर क्षेत्र। तो जो इसके नीचे का अगर नीचे देखे जाए तो पहले कौन आता है, भावर, और फिर आता है तराई, और फिर आता है मैदान। तो इस आधार पर आता है ये। तो जो जब नदियां होती है, जब नदियां शिवालिक श्रेणी से नदियां बहती है, शिवालिक श्रेणी से नदियां आती है, तो सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है वो, सबसे पहले प्रवेश करेगी वो भावर क्षेत्र में, ये भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र में प्रवेश करेगी। तो नदियां बड़े साथ जो पत्थर कंकड़ लाती है तो यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, ये एकत्रित हो जाते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, इससे जो है जो पानी है वो पानी अंदर अंदर ही अंदर गायब हो जाता है। इसके बाद जो है ये क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र बनता है, ये बनता है तराई क्षेत्र। यहाँ पर महीनकण पाए जाते हैं, जो महीनकण होते हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर इसमें। तो जो ये क्षेत्र है ये जो है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर कृषि हो सकती है, यहाँ पर कृषि हो सकती है, कहाँ, तराई में, लेकिन भावर में कृषि नहीं होती। लेकिन जो भावर क्षेत्र है यहाँ पर क्या, सबसे ज्यादा वन यहीं पर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन यहीं पर पाए जाते हैं, कहाँ, भावर क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। और तराई क्षेत्र है वो कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। देखते हैं नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित पहले क्षेत्र को क्या कहते हैं, भावर कहते हैं। पहले भावर बनता है, भावर। और इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में जो नदियां हैं वो अंतर वाहिनी हो जाती है, वाहिनी यानी अंडरग्राउंड जाती है। अंडरग्राउंड में हो जाती है। तो क्या जो नदियों द्वारा अवसादों से निर्मित क्षेत्र है, पहले कौन सा बनता है, भावर क्षेत्र बनता है। और इसमें जो नदियां होती है वो क्या हो जाती है, वो अंतर्वाहिनी हो जाती है। और इसमें जो धरातल कैसा पाया जाता है, इसमें धरातल पाया जाता है रंध्रायुक्त। जो ये रंध्रायुक्त हो गए, ये बड़े बड़े कंकड़, तो इसमें रंध्रायुक्त धरातल पाया जाता है, रंध्रयुक्त धरातल पाया जाता है, रंध्रयुक्त धरातल पाया जाता है। और जो कृषि के लिए तो उपयुक्त ये नहीं होती, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगी, लेकिन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा वन यहीं पर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में, भावर क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं और सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, वन्य जीवों का घर भी बोलते हैं इनको, क्योंकि यहाँ वन पाए जाते तो यहाँ वन्य जीव भी पाए जाएंगे, वन्य जीव भी वन में ही पाए जाएंगे, तो इनको वन्य जीवों का घर भी कहा जाता है। किसको, भावर क्षेत्र को वन्य जीवों का घर भी कहा जाता है। और इसको जो है जलोढ़ का पंख भी इसे उगाया, जलोढ़ का पंख भी कहा जाता है। किसको, भावर क्षेत्र को, भावर क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, जलोढ़ का पंख, जलोढ़ का पंख भी इसी क्षेत्र का कहा जाता है, भावर क्षेत्र को जलोढ़ का पंख भी कहा जाता है। और इसके जब दक्षिण में आते हैं, दक्षिण में इसके जब नीचे आती है जो नदियां हैं वो सारी इस रेंज में बहती है, दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण की ओर जो नदियां, जितनी नदियां दक्षिण की ओर बहती है या दक्षिण पूर्व या दक्षिण पूर्व बोलो, तो इसकी ओर ये नदियां बहती है। तो इसके जब दक्षिण में जाते हैं, दक्षिण में किसके दक्षिण में, भावर के दक्षिण में, भावर के दक्षिण में क्या पाया जाता है, फिर नीचे पाया जाता है तराई क्षेत्र पाया जाता है।
ये क्षेत्र जो है कृषि के लिए उपयुक्त होता है, यहाँ पर कृषि होती है, तो ये क्षेत्र होता है कृषि के लिए उपयुक्त। कौन सा? भावर क्षेत्र। और जो ये क्षेत्र है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? किसका विस्तार है? जो क्षेत्र है तराई और भावर क्षेत्र है, इसका विस्तार जो हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत, इसका जो विस्तार है, विस्तार कहाँ कहाँ पर है? एक हरिद्वार है, हरिद्वार, और फिर है देहरादून, एक है पौड़ी, एक है नैनीताल, एक पड़ गया चंपावत। तो जो विस्तार कहाँ है तराई और भावर क्षेत्र का? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत, इन 5 जिलों में जो उत्तराखंड 5 डिस्ट्रिक्ट में इनका विस्तार है। तो तराई भावर मैदानी क्षेत्र हो गया, तराई भावर क्षेत्र हो गया। इसके बाद देखिए शिवालिक रेंज, शिवालिक श्रेणी देखते हैं हम। इसके बाद देखते हैं अब शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय इसको क्या बोलते हैं? इसको मैनाक पर्वत भी बोलते हैं, मैनाक, मैनाक पर्वत भी इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय को। और बाह्य बोलते हैं, बाह्य, बाह्य या आउटर हिमालय, आउटर हिमालय कहा जाता है। जो शिवालिक पर्वत है ये कहाँ पाए थे? ये जो समुद्र तल से, समुद्र तल से 750 से 1250 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। शिवालिक प्रदेश में जो नदी द्वारा लाए जाने वाले अवसादों से जो बियड़ों का निर्माण होता है, उसको बियड़ों का, किसका निर्माण होता है? बियड़ों का निर्माण, इसे क्या बोलते हैं? बियड़, जो बियड़ होते हैं इनका निर्माण होता है किसे? शिवालिक द्वारा लाई गई नदियों से। इनको वेटलैंड या उत्खात भूमि भी कहते हैं, उत्खात भूमि भी कहते हैं, या वेटलैंड। जो वेटलैंड जो होता है इसकी भूमि का निर्माण होता है इसके शिवालिक श्रेणी, जो नदियां जो अपने साथ अवसाद लाती है। और जो इसकी जो नदियां, ये शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी हो गई ये। इसका जो ऊपरी भाग हो गया, ये ऊपरी भाग, इसको क्या बोलते हैं? कांग्लोमेरेट चट्टान। ये ऊपरी भाग ये हो गया कांग्लोमेरेट चट्टान। और जो निचली भाग हुई किसका? कांग्लोमेरेट चट्टानों से निर्मित होता है। कांग्लोमेरेट चट्टान, कांग्लोमेरेट चट्टानों से ये निर्मित होता है इसका ऊपरी भाग। तो जो ऊपरी भाग होता है इसका, ये बहुत कठोर होता है। और जो निचला भाग होता है ये चूना पत्थरों से निर्मित होता है, चूना पत्थरों से निर्मित होता है। तो ये जो धीरे धीरे नदियों के साथ इसका कटाव होता है। और जो इसमें जो शिवालिक हिमालय, इसमें जो जीवाश्म, सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं। और शिवालिक और मध्य हिमालय को पृथक करने वाली पट्टी कौन सी? एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। जो मेन बाउंड्री एमबीटी, ये जो शिवालिक है, और इसके ऊपर कौन होगा? इसके ऊपर मध्य हिमालय होगा। तो इसको जो पृथक करती है ये पट्टी है, इसको क्या बोलते हैं? एमबीटी बोलते हैं, एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो इसका देखते हैं जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, इसका जो कार्य, इसका मतलब ये इसको पृथक करती है। तो जो पृथक करती है इसके जो पूर्व और पश्चिम में क्या पाया जाता है? जो इसके पश्चिम से जो पूर्व की ओर जाते हैं, जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, ये लाइन हो गई, ये हो गया मध्य हिमालय, ठीक। और ये होगी शिवालिक रेंज, ये फिर इस यहाँ शिवालिक रेंज होगी। तो इस बीच जो ये एमबीटी पाई जाती है, एमबीटी, जो इसका ये पश्चिमी सीमा होता है, पश्चिमी, ये पश्चिमी सीमा हो गया, पश्चिमी। और ये कौन सा हो गया? ये पूर्वी हो गया। तो पश्चिमी सीमा को पश्चिमी को क्या बोलते हैं? पश्चिमी सिरे को क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। और पूर्वी हो गया, पूर्वी जो सिरा होता है इसको क्या बोलते हैं? द्वार कहते हैं। जो एमबीटी है इसके पश्चिमी सिरे को दून और पूर्वी सिरे को क्या बोलते हैं? द्वार कहते हैं। तो दून के इसके बारे में देखते हैं। जो दून है हमारे यहाँ पर, जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए कितने दून पड़ते हैं? तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो कितने, सबसे पहले कौन सा दून पड़ता है? पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर
पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर पड़ने वाले दून। और इसमें साथ में नदियां देखेंगे और नदियां, क्योंकि ये दून है, ये जो है नदियों के बीच में ही पाए जाते हैं, ये दून है। तो सबसे पहले कौन सी नदी पाई जाती है? उत्तराखंड के सबसे पश्चिमी सिरे पर कौन सी नदी पाई जाती है? तो कौन सी है ये पाई जाती है यमुना नदी। यमुना नदी पाई जाती है सबसे पश्चिमी सिरे पर। और इसके बाद कौन सी पाई जाती है? इसके बाद पाई जाती है गंगा नदी। सबसे पहले यमुना नदी, फिर गंगा नदी, और फिर इसके बाद पाई जाती है पश्चिमी रामगंगा। ये पाई जाती है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा। सबसे पहले कौन सी? यमुना, फिर गंगा, फिर पश्चिमी रामगंगा, फिर है पलानी, फिर पाई थी पलानी नदी, पलानी। इसके बाद पाई थी बौर नदी, बौर। और फिर लास्ट में कौन सी पाई थी? सबसे पूर्वी सीमा पर कौन सी पाई जाती है? ये पाई जाती है काली नदी, काली नदी। सबसे पहले कौन सी होगी? यमुना, फिर गंगा, फिर रामगंगा, फिर होगी पलानी, फिर बौर होगी, और फिर काली होगी। और जो पलानी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कोसी भी इसको ही बोलते हैं। पलानी कौन सी नदी है? कोसी नदी इसी को ही बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कौन कौन से दूर पड़ते हैं और कौन कौन से दूर किस किसके बीच पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो यमुना नदी है, इसके पास में कौन सा पाया जाता है? पछवा दून, पछवा दून पाया जाता है। यमुना नदी के बगल में पछवा दून पाया जाता है। और जो गंगा, इससे पहले यमुना से उधर को कौन सा पाया था? दून पाया था देहरादून, देहरादून। एक दून, ये दो दून पाए जाते हैं यमुना और गंगा के बीच में। कौन सा? पछवा दून और देहरादून। और इसके बाद जो एक गंगा के बगल में है, इसके आगे को पड़ता है, ये पड़ता है कोठारी दून, कोठारी दून। ये कहाँ पाया था? गंगा से। और पश्चिमी रामगंगा से पीछे कौन सा पाया जाता है? ये पाया जाता है चौखम दून, चौखम दून। तो कौन सा? कोठारी दून और चौखम दून। और इसके बाद पाया जाता है पाटली दून। ये पाया था यहाँ पर, ये पाटली दून पाया था इसके मध्य में, पाटली दून। इसके मध्य में क्या पाया था? पाटली दून। और फिर जो पलानी नदी है और बौर नदी है, इसके बीच में पाया जाता है कोटा दून। इसके बीच में कोटा, एक हो गया पछवा दून, कोठारी, देहरादून, कोठारी दून, चौकम दून, पाटली दून, और इसके बीच में कोटा दून, कोटा दून। और फिर बौर और काली के बीच में पूर्वी दून, पूर्वी दून। तो कितने दूर हो? 1 2 3 4 5 6 7। तो उत्तराखंड में कितने दूर पाए जाते हैं? ये 7 दून ही नदियों के बीच में पाए जाते हैं। जो ये 7 दून ही नदियों के बीच में पाए जाते हैं। और इसके बाद जो देखते हैं, ये दून जो कहाँ पर ये दून पड़ते हैं। तो जो ये दो है, ये तो हमारे देहरादून जिले में है, देहरादून जिले में हो गए। और ये दोनों कहाँ हैं? ये हमारे पौड़ी में हो गए, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में हो गए। ये देहरादून में हो गए, ये कहाँ हो गए? पौड़ी में हो गए। और इसके बाद जो पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ये नैनीताल में। कौन सा? पाटली दून कहाँ पाया जाता है? नैनीताल में पाया जाता है, नैनीताल में। और कोटा दून भी नैनीताल में पाया जाता है। पाटली दून नैनीताल हो गया, कोटा दून भी नैनीताल हो गया। और अंत में जो एक पूर्वी दून है, ये कहाँ पाया जाता है? ये चमोली में पाया जाता है, चमोली, चमोली में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी दून कौन सा है? पछवा दून। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी दून कौन सा है? पूर्वी दून। ये इसका क्रम है, सीक्वेंस से पूछ सकते हैं। पछवा दून, देहरादून, कोठारी दून, चौखम दून, पाटली दून, कोटा दून और पूर्वी दून, ये दून पाए जाते हैं। और जो दून है कौन सी नदी के बीच पाए जाते हैं? यमुना और कोसी के बीच में सभी दून पाए जाते हैं। और इसके बाद जो दून होते हैं, ये कौन, यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्तराखंड की जनसंख्या कहाँ बसती है? इन्हीं दून क्षेत्र में बसती है। उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या, उत्तराखंड की सर्वाधिक
जनसंख्या दून घाटियों में ही पाई जाती है, दून घाटियों में पाई जाती है, क्योंकि जो यहाँ का वातावरण होता है वो बहुत सही रहता है। और जो ये दून घाटी ये कृषि के लिए भी उपजाऊ मानी जाती है, कृषि के लिए भी उपजाऊ मानी जाती है, कृषि के लिए भी उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है। इन दून घाटी में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, दून घाटियों में। अब आगे देखते हैं, शिवालिक हो गया। अब देखते हैं मध्य हिमालय। अब देखते हैं मध्य हिमालय। जो मध्य हिमालय है तो ये पाया जाता है, ये मध्य हिमालय पाया जाता है। इसके ऊपर जो एक लाइन पाई जाती है, एक लाइन इसके नीचे होती है। जो मध्य हिमालय और शिवालिक, जो शिवालिक हिमालय था, अभी पढ़ा था हमने शिवालिक, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय कौन अलग कर रही थी? एमबीटी, एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और जो मध्य हिमालय मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में पाया जाता है। ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसके बीच में पाया जाता है। जो मध्य हिमालय, इसकी जो औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी होती है? 1250 से 2700 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और मध्य हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश भी या हिमकांचल भी से कहा जाता है, किसको? मध्य हिमालय को। और इसे सैंडविच की पहाड़ियां भी मध्य हिमालय को कहा जाता है। ये मध्य हिमालय है, इसमें जो नदियों द्वारा जो पर्वतों को विच्छेदित करके पठारों का रूप दिया जाता है। जो पर्वत होते हैं, ये पर्वत है तो नदी आएगी तो इसे ये विच्छेदित कर देती है, ये विच्छेदित कर देगी, ये कर देगी विच्छेदित, क्योंकि नदियाँ नीचे को जाएगी और नीचे को बहेगी तो इसे विच्छेदित कर, तो जो पर्वत है इसको विच्छेदित करके क्या कर देती है? पठारों का रूप दे देती है नदियाँ, जो यहाँ पर मध्य हिमालय में। सर्वाधिक मानव जो विकास होता है ये मध्य हिमालय में ही पाया जाता है, सर्वाधिक मानव विकास यहीं पर होता है। और जो ये मध्य हिमालय राज्य के 11 जिलों में विस्तार है, इसका 11 जिलों में इसका विस्तार है मध्य हिमालय का। और हमारे उत्तराखंड राज्य के 11 जिलों में। और इसीलिए मध्य हिमालय को सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य हिमालय सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कहा जाता है क्योंकि इसका विस्तार सबसे ज्यादा, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विस्तार इसी का ही है। और इसमें ही जो है सर्वाधिक पर्वतमालाएं पाई जाती है, सर्वाधिक पर्वतमालाएं भी पाई जाती है, पर्वतमालाएं मध्य में सर्वाधिक पर्वतमालाएं और सर्वाधिक नदी घाटियां पाई जाती है, नदी घाटियां भी इसी हिमालय में पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा मध्य हिमालय। अब इसके बाद आज की क्लास एंड करते, इसके बाद देखेंगे हम महाहिमालय, इसके बाद देखेंगे महाहिमालय, 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 महाहिमालय या ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। तो जो महाहिमालय है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हिमालय, और इसी में ही सारे जो दर्रे हैं और ग्लेशियर हैं, पर्वत श्रृंखलाएं इसी में पाई जाती है। तो महाहिमालय में हम पढ़ेंगे दर्रे, पढ़ेंगे दर्रे और पर्वत, और पढ़ेंगे इसमें ग्लेशियर, ग्लेशियर। तो ये लास्ट टॉपिक है भौतिक प्रदेश का। तो देखते हैं दोस्तों, आज की क्लास यही खत्म करते हैं।